हाय फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी तक के पीछे के क्लासों में हमने देखा कि किस तरह पश्चिमी जगत के लोग, यूरोप के लोग भारत में व्यापारिक मार्गों का खोज करते हुए भारत आते हैं और इस क्रम में पुर्तगालियों ने भारत के व्यापार पर अपना अधिकार जमाया। लेकिन उसके बाद जब पुर्तगालियों की उन्नति को वहाँ के और भी देश देखते हैं तो वो भी पूर्व की ओर व्यापार करने के इच्छुक होते हैं और इस क्रम में दूसरा नाम आया डच का। डच, जिसे हम हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ये डच, पहले हम लोग इसको हॉलैंड के नाम से जानते थे, अब इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम में थी। ये लोग पहले पुर्तगालियों के लिस्बन से माल उठाते थे, मसाला उठाते थे और पूरे यूरोप में ले जाकर बेचते थे। पहले डचों की स्थिति कमजोर थी, ये गुलाम थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते इनके पास बहुत पैसे आए और इस पैसा आने के बाद इन्होंने भी सोचा कि हम जो पुर्तगालियों से सामान लेकर व्यापार करते हैं, हम भी क्यों नहीं डायरेक्ट पूरब के देशों से सामान लाएं और यूरोप में व्यापार कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। इस क्रम में इनका टकराव पुर्तगालियों से होना था। पुर्तगाली पहले से व्यापारी थे, वो पहले से व्यापार करते थे, इस क्षेत्र पर उनका कब्जा था। ये पूरे अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर, जैसा कि हमने पीछे के क्लासों में बताया है, कि शांत जल की नीति के माध्यम से यूरोप के व्यापारियों को या दूसरे किसी भी अन्य देश के व्यापारियों को रोका करते थे और इस क्षेत्र में उनके जहाजों को बिना पुर्तगालियों के परमिशन के वो एंट्री नहीं होने देते थे। इसलिए डचों के सामने सबसे पहली प्राथमिकता हुई पुर्तगालियों से टकराव की और इसके लिए उनके पास नौसेना की आवश्यकता थी और अच्छे जहाजों की आवश्यकता थी, जो कि इतनी लंबी दूरी साउथ अफ्रीका के किनारे केप ऑफ गुड होप होते हुए ऐसे हिंद महासागर में आए और दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, इस सब पर व्यापार करने पहुंच सके। इसलिए उनको अच्छे जहाज की आवश्यकता थी। इस क्रम में उन्होंने अच्छे जहाज बनाए और उस जहाज का नाम था फ्लूट शिप। फ्लूट शिप काफी उन्नत और हल्का जहाज था। यह जहाज पुर्तगालियों के भारी भरकम जहाज और ज्यादा नाविक लगते थे, ज्यादा खर्च भी लगता था पुर्तगालियों के जहाज में। उस जहाज की अपेक्षा कम खर्च में दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचने वाला जहाज बन गया। और जब डचों के पास व्यापार से पैसा आया तो उन्होंने अपने लिए एक सुसंगठित नौसेना भी स्थापित की। इस व्यापार के क्रम में कहानी शुरू होती है सबसे पहले 1595-96 ईस्वी से, जब वहां का एक व्यापारी कार्नेलियस, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, कार्नेलियस हाउटमैन अपना जहाजी बेड़ा लेकर सबसे पहले पूर्वी देश से व्यापार के लिए निकलता है और वो भारत नहीं पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंचता है। चूंकि भारत के व्यापारिक क्षेत्र पर और भारत के पश्चिमी भाग के व्यापारिक क्षेत्र पर पुर्तगाली व्यापारियों का अधिकार था, इसलिए वो इनसे सीधे टकराव न करके वो पहले इंडोनेशिया के, चूंकि इनकी रुचि भी मसाला के व्यापारों में ज्यादा थी, इसलिए मसाला का व्यापार करने के लिए ये मसाला द्वीपपुंज, इंडोनेशिया, जकार्ता, इन सभी क्षेत्रों में गए और यहाँ के मसाले के व्यापार पर एक अधिकार किया और यहाँ से व्यापार करके यह पुनः अपने देश नीदरलैंड पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो 1595-96 के बाद करीब 5-6 वर्षों के बाद वहां के संसद ने देखा कि इस तरह से अगर एक एक कंपनियां, चूंकि डच की कई सारी कंपनियां यहां जाकर के व्यापार करती थी, इस क्रम में 14-15 बार वो लोग पूर्वी जगत में आए थे, व्यापार किए थे, जिससे कि उनका व्यापारिक संतुलन सही नहीं होता था। तो डच के संसद ने एक कानून बनाकर वहां एक कंपनी का स्थापना किया, जिस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी का नाम वोक दिया गया, VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। यह वहां के भाषा में है और यह कंपनी विश्व की सबसे पहली कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी, शेयर पर आधारित थी। इसमें बहुत सारे कंपनियों का शेयर लगा था, इस कंपनी में बहुत सारे कंपनियों का शेयर लगा था और कहा जाता है कि यह कंपनी इतनी मुनाफा में थी पूर्वी जगत से व्यापार करके कि इसके जितने भी शेयरधारक थे आगे के 200 वर्षों तक इसने
अनुमानतः 18% लाभांश दिया था। इस तरह से पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग VOC कहते हैं। और यह कंपनी जब यहाँ के व्यापार पर, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार कर लेती है और यहाँ से यह व्यापार यूरोप में ले जाके करती है, तब फिर इसने भारत आने की सोची। और भारत आने के क्रम में ये 1605 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं और मसूलीपट्टनम में, भारत में आकर 1605 में मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर, देख लीजिए पश्चिमी तट इधर है और ये मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट। इस क्षेत्र में पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार था, इसलिए वो लोग यहाँ सीधे टकराव न करके यहाँ से यहाँ आते हैं और पूर्वी तट पर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं और यहाँ से व्यापार करना शुरू करते हैं। चूंकि इन्होंने देखा कि यहाँ के मसाला व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार था और वे शुरू में पुर्तगालियों से किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत से कपड़े का व्यापार शुरू किया। और डचों को ही यह श्रेय जाता है कि भारत से कपड़े के व्यापार का इन्होंने निर्यात शुरू किया और इसको निर्यातित वस्तु बनाया। यहाँ से कपड़ा ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जैसे चीन भी भेजते थे, इंडोनेशिया भी भेजते थे, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, सुमात्रा भेजते थे, जापान तक इन्होंने कपड़े का व्यवसाय किया और डबल मुनाफा कमाया। यहाँ से कपड़ा लाकर वो ले जाते थे पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, और यहाँ से फिर मसाला लाकर वो यूरोप ले जाते थे और यूरोप ले जाकर उस पर भी मुनाफा कमाते थे। यह क्रम इनका जारी रहा और धीरे धीरे भारत में प्रसार की स्थिति इनकी बनने लगी। और फिर 1610 ईस्वी में पुलिकट में ये अपना अस्थायी मुख्यालय बनाते हैं, अपने गवर्नर के लिए अस्थायी मुख्यालय बनाते हैं। क्योंकि इन सभी व्यापार पर कुछ अधिकार की आवश्यकता थी, कुछ प्रशासनिक अधिकार की भी जरूरत थी। तो इस प्रशासनिक जरूरत को पूरा करने के लिए ये 1610 में पुलिकट पर अपना अस्थायी कार्यालय बनाते हैं, अस्थायी मुख्यालय बनाते हैं। और यहीं से उन लोगों ने सोने का सिक्का ढालना शुरू किया। पुलिकट से डचों ने सबसे पहले पैगोडा नाम का, पैगोडा सोना का सिक्का, सोना का सिक्का ढालना शुरू किया। और उसके बाद 1616 ईस्वी में ये सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। 1616 जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जब ये आए तो भारत से मसालों का व्यापार नहीं, मसालों का व्यापार इन्होंने शुरू किया था इंडोनेशिया से, सुमात्रा से, जो मसालों का द्वीपपुंज कहलाता है, उस द्वीपपुंज से इन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया। और भारत आकर इन्होंने भारत के कपड़े के व्यापार पर अपना प्रसार फैलाया। 1627 में ये बंगाल में पिपली में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यहाँ 1627 में पिपली कपड़े की फैक्ट्री स्थापित करते हैं और यहाँ से उन्होंने रेशम उद्योग लगाया था। पिपली में उन्होंने रेशम उद्योग लगाया था और 3000 मजदूरों को मासिक वेतन पर इन्होंने रख के अपने फैक्ट्री का काम शुरू किया और रेशम का उद्योग भी यहाँ से चलाया, रेशम का व्यापार शुरू किया। आगे चलते हैं तो आगे के क्रम में फिर 1658 ईस्वी में इन्होंने नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। 1658 में नागपट्टनम, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, कासिम बाजार यह बंगाल में है, और पटना जो कि वर्तमान बिहार में है। 1658 ये इन सारे क्षेत्रों पर 1658 में उसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। 1690 ईस्वी में नागपट्टनम में
1690 ईस्वी में, हाँ 1690 में नागपट्टनम में वो लोग अस्थाई मुख्यालय बनाते हैं। यहाँ पर उनका अस्थाई मुख्यालय बनता है 1690 ईस्वी में। पहले हमने देखा था कि 1610 में पुलिकट में अस्थाई मुख्यालय बना था डचों का। इसके बाद डच आते हैं अब पूर्वी तट की ओर, और पूर्वी तट पर इस मालाबार क्षेत्र पर कोचीन, कन्नूर और यहाँ से यहाँ तक सब जगह पुर्तगालियों का जो व्यापारिक कोठी था, धीरे धीरे ये पुर्तगालियों के व्यापार पर अपना अधिकार करने लगते हैं। चूंकि व्यापार करने के बाद इनकी जो व्यापारिक क्षमता थी वो बढ़ गई थी, नौसैनिक क्षमता भी डचों की बढ़ गई थी। अब ये पुर्तगालियों से लोहा लेने में सक्षम थे, इसलिए मालाबार क्षेत्र के कोचीन और कन्नूर में पुर्तगालियों के व्यापार पर अधिकार कर लेते हैं, और यहां से वो नील और मसालों का व्यापार भी शुरू करते हैं। नील और मसालों का व्यापार शुरू करते हैं। डचों और पुर्तगालियों में एक अंतर था। अंतर ये था कि पुर्तगाली जो थे भारतीय राजाओं के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखते थे, लेकिन डचों के साथ ये समस्या नहीं थी। वो भारतीय राजाओं के साथ अपने संबंध बनाकर रखते थे, अच्छा रखते थे। इसीलिए बहुत सारे राजाओं ने डचों को बहुत कम टैक्स में व्यापार करने की अनुमति दे दी। कहीं कहीं तो डचों को मुफ्त में भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जिसका पूरा का पूरा व्यापारिक लाभ डचों ने उठाया और धीरे धीरे करके पुर्तगालियों को भारत से किनारा करना शुरू किया। तो यहाँ आप देख लीजिए कि पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आए थे, पुर्तगाल, इस पुर्तगाल को डचों ने भारत से बाहर कर दिया। लगभग यहाँ के व्यापार पर इसने कब्जा कर लिया। आगे चल के डच के व्यापार पर भी अंग्रेजों की नजर आती है, क्योंकि उस समय में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ विकसित हो चुकी थी और उसका व्यापार भी भारत में फल फूल रहा था। पहले जो कि अंग्रेज और डचों के संबंध अच्छे थे, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता होने के कारण अंग्रेजों और डचों के संबंध बिगड़ते गए। इस क्रम में देखा जाता है कि अंत में 1759 ईस्वी में यहाँ एक जगह है बेदरा, बंगाल में एक जगह है बेदरा। 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में डचों की पराजय होती है। और अंग्रेज उस समय तक काफी सशक्त शक्ति बन चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज के पास एक और अधिकार था 1717 ईस्वी का, फर्रुखसियर का अधिकार। फर्रुखसियर ने बहुत कम टैक्स के साथ अंग्रेजों को इस क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, और अंग्रेजों की व्यापारिक क्षमता भी डचों की अपेक्षा काफी उन्नत थी। अंग्रेजों के जो व्यापार करने वाले थे उनमें प्रशासनिक अनुभव भी डचों की अपेक्षा काफी अच्छा था। डचों में एक कमी थी कि डच के जो व्यापारी थे या अधिकारी थे, उन अधिकारियों को कम वेतन दिया जाता था, इसलिए वो कंपनी के व्यापार पर कम ध्यान देते थे और अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में हरा दिया। इसके बाद डच यहां से धीरे धीरे पलायन कर गए और भारत में डचों की स्थिति कमजोर रही। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारे जितने भी एग्जामिनर होते हैं, चाहे जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जामों में डचों से प्रश्न बहुत मामूली पूछे जाते हैं, कम ही पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग मुख्य बातों को देख लें कि डच कब आते हैं। तो 1595-96 ईस्वी में कार्लेनियस हाउटमैन द्वारा ये पूर्वी अभियान किया जाता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC, वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना होती है। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1610 में पुलिकट में अस्थायी मुख्यालय बनाया जाता है, जहां की पैगोडा सिक्का, सोने का सिक्का ढाला जाता है। 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में और 1658 में नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार और पटना में उसकी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1690 में नागपट्टनम में अस्थायी मुख्यालय बनाया जाता है। कासिम बाजार में रेशम का उद्योग शुरू होता है
और इसके बाद कोचिन कन्नूर में भी वो पुर्तगालियों को हटाकर अपना अधिकार कर लेते हैं, ऐसे नील और मसालों का व्यापार करते हैं। डचों को भारत से कपड़े का व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है, कपड़े का निर्यात इन्होंने ही यहाँ से शुरू किया था। इस तरह से और 1759 में जब अंग्रेजों से इनकी लड़ाई हो जाती है तो यहाँ से डचों का धीरे धीरे सफाया हो जाता है और उसके बाद फिर आती है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है, उसकी स्थापना इंग्लैंड में कब होती है और किस किस क्षेत्र पर अपनी व्यापारिक कोठी कैसे स्थापित करती है और उससे कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं में हमारा साथ देंगे। इस प्रकार इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे का फिर तुरंत ही आने वाला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।